स्वागत है आप सभी का राइज सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अपूर्वा आपको इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस ले रही थी आपकी, और इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया था, चैप्टर 4 पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 से, जिसका नाम है आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए, आधारभूत संरचना कहते किसे हैं? आधारभूत संरचना वो संरचना है जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि ऐसे मान लो कुछ ऐसे बेसिक पिलर्स जिनके बिना समाज या सोसाइटी या जो हमारा जो बिजनेस है या जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जिनसे आपको समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले आती मान लो रोड्स। अगर रोड्स ही नहीं होगी तो कैसे बिजनेस होगा, कैसे चीज़ें चलेगी, कैसे सोसाइटी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। चलने का मतलब रोड पे चलना नहीं, चलने का मतलब ग्रोथ कैसे कर पाएगी? ठीक है। रेलवे नहीं होगा तो कैसे कनेक्टिविटी बनेगी? तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी करने के लिए रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब वायर्स, भाई किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। जैसे हम टेलीफोन का यूज़ करते थे आज से पहले, जिसमें वो जो लैंडलाइंस होते हैं वो टेलीफोन, तो उसके लिए वायर्स लगते थे, ट्रांसमिशन वायर्स। ऐसे ही आज एनर्जी के लिए वायर्स लगते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करी तो प्रोड्यूस यहाँ पे हुई तो उसको वहाँ पहुँचाने के लिए वायर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि प्रसारण तंत्र होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी बेसिक चीज़ें आती हैं, रेल, रोड, ये परिवहन हो गया आपका, ऊर्जा हो गया, और ट्रांसमिशन, जिसके माध्यम से समाज में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसे क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत संरचना। ठीक है। जैसे संविधान का आधारभूत ढांचा होता है ना, कि भाई कुछ चीजें, पॉइंट्स हैं, जैसे समाजवादी होना, पंथ निरपेक्ष होना, इनको आधार मानकर संविधान को लिखा गया है। इसी तरीके से इन 5 चीजों को आधार, 5 या जो भी चीजें हैं, इनको आधार मानकर हम क्या कर सकते हैं? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 से। सबसे पहले देखो, संरचना किसे कहते हैं? जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, व्यापार, वाणिज्य और नागरिक सेवाओं को सुविधाजनक बनाने का काम करती है, तो उसे क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आता क्या क्या। देखो, परिवहन में आ गया सड़क और रेलवे, अभी पढ़ा था हमने। संचार में आ गया, यानी कम्युनिकेशन में पोस्ट और दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन आ गया। ठीक है। उसके बाद ऊर्जा में, तो अर्थव्यवस्था की नींव का प्रमुख स्तंभ है ऊर्जा। और आज की डेट में तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब से हम रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गया, इसकी तरफ जब से हम डाइवर्ट हुए हैं, तब से क्या हो गया? एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। क्योंकि ऊर्जा अगर हम स्वयं उत्पादित करें, यानी कि सेल्फ रिलायंट बन जाए, तो वो बहुत बेटर होता है। और अभी हम इस क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बनने की ही कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? हमारी नींव का क्या है? प्रमुख स्तंभ है। आगे देखें, तो आगे अगर देखें तो आगे आता है राजस्थान सरकार का क्या योगदान है। तो सक्रिय योगदान है, इसको छोड़ो। देखो, ये रहा आपका विंड एनर्जी, इसको छोड़ो एक बार। सबसे पहले अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी की जो रीढ़ होती है वो क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर, उद्योग, सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर होते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत के क्लास में बताया भी था कि भाई जो हमारी जीडीपी या जीएसडीपी जो भी काउंट होती है वो मेनली 3 सेक्टर्स पे काम करती है। एक आपका हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा आपका हो गया इंडस्ट्री, और तीसरा आपका हो गया सर्विस सेक्टर। तो मैंने इसको आपको इससे बताया भी था, SAISI से। ये 3 सेक्टर्स होते हैं, और इन 3 सेक्टर्स के बारे में, जीडीपी, जीएसडीपी के बारे में बात करना ही मेनली इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई राजस्थान, इसको छोड़ो। तो सबसे पहले देखो, एनर्जी जो है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी पे। तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हम करते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी? देखो, तापीय संयंत्रों से जल विद्युत, पवन ऊर्जा, बायोमास, कैप्टिव संयंत्र। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम प्रोडक्शन कर पाते हैं वो कर पाते हैं तापीय संयंत्रों से, यानी कि थर्मल एनर्जी हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब थर्मल में भी देखो, कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा, कालीसिंध, धौलपुर, रामगढ़, ये आपने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि राजस्थान ज्योग्राफी में एनर्जी का एक टॉपिक है, और उसमें बताया गया है कि भाई आप टाइडल एनर्जी कहाँ से निकालते हो, वाटर हाइड्रल एनर्जी कहाँ से निकालते हो, थर्मल एनर्जी कहाँ से आती है,
एटॉमिक एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये सिंगरौली, रिहंद, तालचा, ऊंचाहार, उड़ीसा, दादरी, यूपी, ये सब आपने पढ़ा होगा। अपने को जो याद करना है वो ये है कि भाई हम ऊर्जा की जो मार्च 2022 तक अधिष्ठापित क्षमता है वो है 24,783.64 मेगावाट। कितना? 24,783.64 मेगावाट। और इसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ये योगदान है थर्मल का, यानी कि तापीय ऊर्जा का। निकालते तो हम जलीय, ये जल विद्युत भी है, परमाणु भी है और टाइडल भी, सब तरीके की, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान राजस्थान में किसका है? तापीय का। और टोटल कितनी प्रोड्यूस करते हैं? 24,783.64 मेगावाट। ये डेटा है कब कब तक का? ये है आपका मार्च 2024 तक का। तो ये आपको याद रखना है कि भाई मार्च 2024 तक इतनी मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तापीय, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये देखो तापीय की एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है 2023-24 की बात करें तो 7,830, जल विद्युत की 10,17 और गैस से निकलती है 600 और ये है इसकी टोटल। ठीक है, केंद्रीय परियोजनाओं में इस तरीके से, तो ये आपको कुछ खास देखना नहीं है। तो ये रही देखो टोटल 24,783, जिसमें से सबसे ज़्यादा किसकी है? तापीय की। ठीक है, नहीं ये तो जल विद्युत है, तापीय की पहले चली गई। अब हम बात करते हैं कि भाई एनर्जी के बारे में तो हमने बात कर ली कि टोटल राजस्थान कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये डेटा कब तक का है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करके रखने के लिए तो प्रोड्यूस करी नहीं है, हमने प्रोड्यूस इसलिए करी है कि भाई जो लोगों तक पहुंच सके और हम जो है वो एनर्जी को हम सेल्फ रिलायंट बन सके और हम उसी से काम चला सकें। तो पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? प्रसारण तंत्र लगाया जाता है, यानी कि EHV प्रसारण नेटवर्क लगाया जाता है, EHV। ठीक है, तो ये क्या क्या लगाया गया? देखो मार्च 2017 तक 36,000 पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, 36,079 सर्किट किलोमीटर में तो इसको मापते हैं। मार्च 2024 तक ये जो डेटा हमको याद करना है वो क्या है? 44,232.906 सर्किट किलोमीटर क्या हो गया है? EHV प्रसारण नेटवर्क हो गया है। यानी कि जो एनर्जी आपने प्रोड्यूस करी उसको आप तार बिछा के जो पहुंचा रहे हो, तो उसके लिए तार कितने किलोमीटर के लग चुके हैं? 44,232.906 वर्ग किलोमीटर के क्या लग चुके हैं? तार लग चुके हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। इससे पहले क्या किया था? 24,000 क्या था वो डेटा? 24,783, 24,783.64 ये तो थी कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है। अब EHV की बात करें तो कितना है? 44,232.906 सर्किट किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर तो ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है, तो भाई यानी कि एनर्जी कितनी उस वक्त अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। यानी कि हमने एनर्जी क्या कर ली? प्रोड्यूस भी, यानी उत्पादित कर ली। एक तो हमने एनर्जी उत्पादित कर ली, उत्पादित के बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किससे? EHV से, प्रसारण तंत्र से। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये कितनी उपलब्ध कितनी हो पा रही है लोगों को, है ना। यानी कि देखो सरकार ने जैसे कि ये निःशुल्क दवा योजना चला रखी है, तो योजना चला भी दी, दवाइयाँ बांट भी दी। अब पॉइंट ये है कि लोगों तक पहुंच कितनी रही है, यानी कि अवेलेबिलिटी कितनी है। इसी तरीके से उस एनर्जी की अवेलेबिलिटी कितनी है वो हम देख रहे हैं। तो एनर्जी की अवेलेबिलिटी मार्च 2024 तक है 11,204 करोड़ यूनिट। कितनी? 11,204 करोड़ यूनिट। यानी कि ये जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की है इसमें से अवेलेबल कितनी हो पा रही है? 11,204 करोड़ यूनिट। ठीक है, और कुल शुद्ध ऊर्जा में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 64.41%। अब एक बार अगर यहाँ तक के को आप शॉर्ट में बना लें अपन, ये नई स्लाइड ही ले लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई ऊर्जा जो है वो प्रोड्यूस कितनी की है। तो उत्पादन की बात करें अगर अपन, ऊर्जा में बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन अपन ने कर लिया 24,800 कितना था? 24,887, 24,783.64, 24,783.64 इतना क्या कर ली हमने? एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया, इतनी एनर्जी को। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भाई वृद्धि कितनी हुई है, मैक्सिमम कहाँ से मिलती है, ये मैक्सिमम मिलती है तापीय ऊर्जा से। ठीक है, ये वाला डेटा था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई EHV यानी कि ऊर्जा का इलेक्ट्रिक मतलब जो भी प्रसारण है, ऊर्जा प्रसारण, तो प्रसारण में हमने देखा था कि मार्च 2024 तक कितना प्रसारण है, 44,232 सर्किट किलोमीटर, और अब ये सर्किट किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है आपकी 22.40%। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि उत्पादन तो 24,783.64 हो गया मेगावाट का, है ना, और इसमें मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम है आपकी थर्मल वाली। फिर हम बात करें EHV प्रसारण की, तो EHV प्रसारण है 44,232 सर्किट किलोमीटर, और जिसमें जो वृद्धि है वो 22.60 की है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उपलब्धता अगर हम देखें तो उपलब्धता है 11,204 करोड़ यूनिट। ठीक है, जिसमें वृद्धि कितनी है 61.86% की। तो ये 4 डेटा आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो उत्पादन है 24,783.6 का, है ना, और उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा तापीय का है। EHV प्रसारण में 44,232 है, वृद्धि इतनी की है, उपलब्धता इतनी है और वृद्धि इतनी की है। ठीक है, इसी में एक डेटा और डाल देते हैं, तो भाई उपलब्धता जो ग्राहक है वो कितने हैं, यानी कि कंज्यूमर्स, उपभोक्ता लिख लेते हैं कंज्यूमर्स की जगह, अच्छा वर्ड है उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है संख्या है आपकी 190.61 लाख। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि भाई विद्युतीकरण कितना हो गया, तो ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ग्रामीण विद्युतीकरण 100% हो चुका है। ठीक है, और कितने गांवों का हो चुका है, 43,965 गांव, कितना हो चुका है 100%। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कृषि कनेक्शन जो है उसमें भी तो वो जाती है, क्या बोलते हैं, ऊर्जा। भाई सिंचाई करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है, और मशीन किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है कि उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 190.61 लाख है, जिसमें से ग्रामीण विद्युतीकरण जो है वो पूरे 100% गाँव का हो चुका है, और कृषि कनेक्शन कितना है 1,24,487, 1,24,487। ठीक है, और उत्पादन कितने का है 24,783 है, 24,783.64 मेगावाट। पॉइंट के बाद का याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पॉइंट के पहले का आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब हमारे इस पे आते हैं सबसे पहले, तो स्मार्ट ये इतना कुछ खास काम का नहीं है, 2017 की स्कीम है ये। अब देखते हैं भाई इसमें निजी क्षेत्र की क्या भागीदारी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की क्या भागीदारी है। सरकार ही कर रही है सोलर के लिए भी चीज़ें प्रोड्यूस करना, सोलर के प्लांट्स लगाना, विंड प्लांट्स लगाना, और एनर्जी के लिए काम करना, प्रसारण नेटवर्क्स वगैरह बनाना। अब देखते हैं निजी क्षेत्र की क्या भागीदारी है। तो सबसे पहले तो देखो, प्रसारण योजनाओं में 132 kV के 243 सब स्टेशनों का रखरखाव कौन कर रहा है, निजी क्षेत्र कर रहा है। ठीक है, दूसरा 400 kV के 2 GSS सेंटर्स बनाए हैं, कहाँ पे, अलवर और डीडवाना में, तो ये याद करना है आपको। तीसरा, निजी क्षेत्र कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, 2,886। तो जो प्राइवेट सेक्टर है ये टोटल एनर्जी कितने की प्रोड्यूस कर रहा है, 2,886 मेगावाट की। ठीक है, और 2 क्या बनाए गए हैं, GSS सेंटर्स बनाए गए हैं अलवर में, और डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर, इधर कुचामन सिटी है ना, तो इधर की तरफ पड़ता है। तो अलवर और डीडवाना में 2 क्या बनाए गए हैं, GSS सेंटर्स बनाए गए हैं 400 kV के। कितने kV के, 400 किलोवोल्ट। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको इस तरीके से ये याद रखना पड़ेगा, हो सकता है पूछ ले वो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है वितरण प्रणाली। तो भाई उपभोक्ताओं की संख्या भी मैंने आपको बता दी कि 190.61 लाख हो चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि ग्रामीण विद्युतीकरण जो है वो 965 गाँवों का हो चुका और कृषि कनेक्शन कितने हो गए 1,24,427 कृषि कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले अब हमारी स्कीम आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में 10-10 नंबर में आजकल स्कीम्स पूछने लगे हैं सीधे, तो हो सकता है इस बार के मेंस में वो डायरेक्ट पूछने की भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना या कुसुम योजना के बारे में बताओ। तो सबसे पहले देखो कुसुम होता क्या है, तो ये नाम इस तरीके से बनाया है, किसान उत्थान सुरक्षा एवं महाअभियान, ठीक है, सॉरी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। वो क्या कहलाती है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान क्या है, कुसुम योजना है। ये नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री सेंटर की स्कीम हो गई, इनको देख के आपको पता चल गया सेंटर की स्कीम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान, देखो इसमें होता क्या है सबसे वो बता देती हूँ। इसमें ये है कि भाई सरकार ये बोल रही है कि किसानों को कहा जा रहा है कि आप क्या करो, अपने खेत के लिए एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर लो। एनर्जी का मतलब उनको जो मशीनें वगैरह चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, तो सरकार का कहना ये है कि आप उस बिजली का उत्पादन आप खुद ही कर लो, और यहाँ तक आप ये भी करो कि उत्पादन तो करो ही, खुद यूज़ करो ही, जो थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा बचती है उसको आप हमें बेच भी दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको रोजगार भी मिल जाएगा, हमें भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी और आपके लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा। तो देखो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना का शुभारंभ ये 2019 की स्कीम है भारत सरकार के द्वारा। उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, जब वो बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी को बेचेंगे तो उनकी इनकम होगी, सिंचाई के स्रोतों को प्रदान करना और डीजल का उपयोग कम करना। वो लोग क्या करते हैं, एनर्जी की जगह डीजल से चलाते हैं अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, तो डीजल के यूज़ को कम करना, ठीक है। वैसे भी क्योंकि जो भारत है वो कच्चा तेल आयात करता है, तो हमें इम्पोर्ट्स को भी कम करना है, तो उसके लिए डीजल के उपयोग को कम करना, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो आय बढ़ाना, ठीक है, एक सिंचाई स्रोत देना, इरिगेशन सोर्सेस प्रोवाइड कराना, तीसरा चीज़ है कि डीजल के यूज़ को कम करना, ठीक है। यह योजना दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा पहलों में से एक है, जो 35 लाख से अधिक किसानों को क्या करेगी, लाभान्वित करेगी। तो इसके बेनिफिशरीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। योजना के अंतर्गत 10 गीगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। कितने गीगावाट की, 10 गीगावाट की। अब देखो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, घटक ए, घटक बी और घटक सी। तो घटक 1 में तो क्या है, ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई जो सौर ऊर्जा संयंत्र है कितने के, 2 मेगावाट तक के, उनको स्थापित करना और कुल क्षमता कितनी, 10 गीगावाट की। दूसरा कंपोनेंट क्या कहता है कि 1.75 मिलियन सौर पंप स्थापित करना। तीसरा घटक क्या कहता है कि कृषि पंपों को, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौरित करना। तो 3 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया सोलर संयंत्र, एक तो आपका क्या हो गया सौर संयंत्र, दूसरा हो गया आपका सौर पंप, सोलर पंप, और तीसरा आपका क्या हो गया, कृषि पंप। आपको याद इसको इसी तरीके से शॉर्ट बना के करना पड़ेगा। पहले वाला 2 मेगावाट से कितना है टोटल, 10 गीगावाट का। दूसरा जो है वो 1.75 मिलियन स्वतंत्र .5 से, ये .5 से 2 गीगावाट है, और ये वाला जो है वो 33 बाय, हाँ ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा, इसको मैं बताती हूँ आपको दूसरे तरीके से। देखो सबसे पहले आती है आपकी कुसुम योजना। कुसुम योजना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। ये आई कब की है स्कीम, ये स्कीम है आपकी, ये स्कीम है आपकी कब की, 2019 की, ठीक है। इसको कौन चला रहा है, नवीन व नव्यकरणीय मंत्रालय। कौन सी मिनिस्ट्री, नवीन एवं नव्यकरणीय मंत्रालय इस स्कीम को चला रही है, ठीक है। इसका उद्देश्य तो आपको पता चल गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किसानों की आय
ठीक है, बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और डीजल यूज को कम करना। ठीक है, और तीसरी क्या है, किसानों की आय बढ़ाना, डीजल के उपयोग को कम करना, और तीसरी चीज ये है कि किसानों को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना ऊर्जा में। और भी बहुत सारे उद्देश्य आप लिख सकते हो, अभी जो कंपोनेंट्स आएंगे ना उससे इसको लिख लेना। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें इसका एक तो आता है घटक ए। घटक ए में है कि 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हैं। ठीक है, 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र करने और 5 किलोमीटर की परिधि में। ठीक है, और ये कौन करेगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम यानी कि REC, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है, यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ये क्या करेगा, इसको स्थापित करेगा। दूसरे नंबर पे आता है घटक बी। घटक बी में है कि भाई 7.5 HP के कृषि पंप सेट। जिसमें कितने का पंप सेट लगाने का लक्ष्य है, 12,500 का क्या है आपका टारगेट है। ठीक है, तीसरा है आपका सी फैक्टर, वो है फीडर लेवल सोलराइजेशन। इसके अंदर है 2 लाख पंप सेटों को सोलराइजेशन करना। ठीक है, तो ये इसके 3 घटक हो गए। पहले घटक में तो सौर ऊर्जा संयंत्र हो गए, दूसरे घटक में कृषि पंप सेट लगाने हैं, और तीसरे घटक में क्या करना है, पंप सेटों को सोलराइजेशन करना है। ठीक है, अब किसान ये कहते हैं कि भाई ये 3 कंपोनेंट पहले आपको समझ में आ गए। सबसे पहले तो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हैं, कितने कितने के, 0.5 से लेकर 2 मेगावाट के, साथ साथ में बोल लो 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं, जो खेत है उसकी 5 किलोमीटर की बाउंड्री में लगाने हैं। ठीक है, दूसरा घटक क्या, अच्छा इसको चलाएगा कौन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा चलाई जाएगी ये। उसके बाद आता है कि भाई बी फैक्टर। बी फैक्टर में है कृषि पंप सेट। तो ये आपको ये कीवर्ड से याद रखना पड़ेगा इस तरीके से, यहाँ तो है कृषि पंप सेट, यहाँ पे है सौर ऊर्जा संयंत्र, और यहाँ पे है पंप सेटों का सोलराइजेशन। ठीक है, तो सौर ऊर्जा संयंत्र कितने के, 0.5 से 2 मेगावाट, कृषि पंप सेट कितने के, 7.5 HP, हॉर्स पावर कैपेसिटी में नापते हैं ना, तो 7.5 HP के लगाने हैं, कितने, 12,500 का टारगेट है। उसके बाद है सी फैक्टर में है फीडर लेवल सोलराइजेशन, यानी कि जो पंप सेट लगे हुए हैं ना, 2 लाख पंप सेट, उनको सोलराइजेशन करना है, यानी कि सोलर से कनेक्ट करना है उनको। तो पहले का डेटा 0.5 से 2 मेगावाट, दूसरे का कितना हो गया 7.5 HP और टारगेट 12,500 का, तीसरे का कितना हो गया 2 लाख पंप सेट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब किसान कहते हैं कि ये सब चीज़ें आपने दे तो दी, लेकिन इसको करेगा कौन, वो तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। अगर पढ़े लिखे होते ही तो आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ कर जाता। ठीक है, इसी वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि किसान जो है वो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं। तो सरकार को किसानों को सरकार ने एक वो दे दिया, स्काई राजस्थान पोर्टल, जो क्या करेगा, उसके उनकी इन चीज़ों के इस्टेब्लिशमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ तो नहीं आएगा, दूसरा ही पेज लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो ये हो गई आपकी कुसुम योजना। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका क्या देखा था, ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव ये रहा। ठीक है, फिर अब हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और इसी में लिख देते हैं। देखो, हाँ, सरकार ने क्या किया कि सौर ऊर्जा कृषि ये चलाई है, एक सौर कृषि आजीविका योजना। ठीक है, इसके अंदर सरकार ने क्या बोला कि भाई हम एक पोर्टल चला रहे हैं, उस पोर्टल का नाम है
www.skyrajasthan.gov.in। ठीक है, तो इससे क्या कर दिया, इसको व्यवस्थित कर दिया। तो ये पोर्टल आपको याद रखना है, कौन सा पोर्टल है, सौर कृषि आजीविका योजना थी। इसके तहत सरकार ने बोला कि हम एक पोर्टल बना देंगे, स्काई राजस्थान के नाम से है ये पोर्टल। इसको शॉर्ट में देखो तो क्या है ये, स्काई राजस्थान। ठीक है, और ये वेबसाइट बना दी और सरकार ने बोला कि हम इसके माध्यम से आपकी हेल्प कर देंगे। तो कुसुम योजना आपको इस तरीके से याद करनी, 2019 की है, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय चला रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, किसानों की आय को बढ़ाना, दूसरा डीजल के उपयोग में कमी करना, तीसरा ऊर्जा के नजरिए से किसानों को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। और भी उद्देश्य आप इसमें लिख सकते हो कि कृषि क्षेत्र में प्रगति करना और ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना, इस तरीके से। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर इसके बाद इसके 3 कंपोनेंट है। पहले वाले का डेटा में क्या था, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हैं, दूसरे वाले में लगाने हैं आपको पंप सेट, और तीसरे वाले में क्या करना है, उसका सोलराइजेशन करना है, यानी कि उसको सोलर से कनेक्ट करना है। दूसरे में तो पंप सेट ही लगाना है और तीसरे में उसको सोलर से कनेक्ट करना है। तो पहले वाले में तो 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के ये है सौर ऊर्जा संयंत्र, और 5 किलोमीटर की परिधि में लगने चाहिए। चला कौन रहा है, RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। और घटक बी में क्या है, बी में है 7.5 HP के कृषि पंप सेट लगाने, 12,500 का टारगेट है। और सी में जो सोलराइजेशन करेंगे, फीडर लेवल सोलराइजेशन, वो कितने पंपों का करेंगे, 2 लाख पंपों का सोलराइजेशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे राजस्थान में कुसुम ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी ये छोड़ो। ठीक है, अब इसके बाद आती है, देखो इस स्कीम के बाद आती है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो लोगों का कहना ये है कि भाई सरकार ये कहती है कि देखो, अपने पहली बात तो अपने राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो इस तरीके का है कि अपने 325 दिन क्या होती है, धूप होती है, यानी कि समर डे होते हैं 325 दिन। 365 का तो साल ही होता है, उसमें से 325 दिन धूप होती है, सीधा धूप पड़ती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो अपने यहाँ धूप तो खूब ज़्यादा है, तो धूप ज़्यादा है तो हमारी जो सोलर को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। तो सरकार क्या कह रही है कि आपके घर जब सूर्य आ ही रहा है तो आप बिजली बना लो। तो देखो, हरियाणा में 1 लाख गरीब परिवारों को ये इस तरीके की कुछ है, अपन पढ़ते हैं अब अपने लिए क्या है, जो हरियाणा के बारे में है। इसमें यह है कि भाई हर महीने 300 यूनिट फ्री, कितनी, 300 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए घरों पर क्या लगाए जाएंगे, सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि 300 यूनिट तक क्या कर सके, फ्री यूटिलाइजेशन कर सके इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसमें जो है ना, इसका जो बजट था वो था 75,000 करोड़ का। स्कीम थी आपकी 13 फरवरी 2024 की, है ना। और इसमें राजस्थान ने बोला, अच्छा इसमें बोला कि इन्होंने 1 करोड़ घरों में लगाएंगे, तो राजस्थान ने बोला कि भाई 5 लाख का टारगेट हमारा भी है कि 5 लाख घरों में कहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए घरों में सौर पंप स्थापित किए जाएंगे, सोलर संयंत्र सॉरी, है ना। और 1 करोड़ इसका टारगेट है। तो इसको आप शॉर्ट में देख लो, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये स्कीम कब की है, ये स्कीम है आपकी 13 फरवरी 2024 की। ठीक है, उसके बाद इसका इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, 300 यूनिट, 300 यूनिट कैसे, मंथली फ्री कराने के लिए 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र। ठीक है, ये इसका टारगेट है। और इसका जो बजट है वो है 75,000 करोड़ का। अच्छा, ये जो 1 करोड़ है इसमें से राजस्थान में कहा जाता है, राजस्थान वालों ने बोला कि हम जो है वो कितने ले लेंगे, 5 लाख का टारगेट हम रखेंगे, यानी कि 5 लाख घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र कौन लगाएगा, हम लगाएंगे।
ये राजस्थान ने टारगेट लिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, इसमें सरलीकरण की प्रक्रिया करी है कि पंजीकरण करा सकते हो इजीली, स्वीकृति, ये सब चीजें इसके अंदर हैं। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 की है। इसके अंदर 300 यूनिट मंथली फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1 करोड़ घरों में सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रही है और राजस्थान में 5 लाख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, यानी कि राजस्थान की बात हो रही है। अभी तक हमने स्कीम कहाँ की पढ़ी, अभी तक हमने स्कीम पढ़ी है सेंटर की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान की, यानी मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। तो इसमें क्या है, सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला भाई कि हम 2000 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाएंगे और 100 यूनिट घरेलू। ये देखो, मुख्यमंत्री मुफ्त निशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान कितने का है, 100 यूनिट का है ना। और तो देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या था, एक सेकेंड, हाँ, तो देखते हैं अपन। मुख्यमंत्री निशुल्क ये तो चलाएगा ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। इससे पहले एक स्कीम चलती थी, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसके अंदर सरकार ने बोला था कि भाई हम आपको 1000 रुपये प्रति माह रुपए फ्री देंगे बिजली के लिए अनुदान। कितना, 1000 रुपये पर मंथ, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12,000 हो गया ईयरली। ये सरकार ने बोला था कि भाई जो किसान हैं उनको हम क्या करेंगे, हम दे देंगे 1000 रुपये प्रति महीना बिजली फ्री और 12,000 रुपये साल के हम किसानों को दे देंगे, ठीक है। तो अब इस स्कीम को इन्होंने इसी में मर्ज कर दिया। कौन सी स्कीम में, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही है मेन, ठीक है। इसमें सरकार ने बोला कि अब ये वाली जो स्कीम है इसके अंदर, इसमें सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, 2000 यूनिट तो हम प्रतिमाह मुफ्त देंगे, ठीक है। और अगर 2000 से ज्यादा है, कितने से, 2000 यूनिट से अगर ज्यादा है तो सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, 1000 रुपए की सब्सिडी देंगे। और ये स्कीम आपकी है जून 2023 की, ठीक है। तो क्या हुआ इस स्कीम में, इस स्कीम में ये हुआ कि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, इससे पहले चलती थी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें 1000 रुपये महीना या 12,000 रुपये साल के दिए जाते थे। इस स्कीम को इसके अंदर कंक्लूड कर दिया। और अब सरकार क्या कह रही है कि यदि आप 2000 यूनिट यूज़ करते हो प्रति मंथ तो वो तो आपको मुफ्त मिल जाएगी, लेकिन अगर 2000 से ज़्यादा करते हो तो 1000 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि 2000 तक की तो मुफ्त हो ही गई, इससे ज़्यादा जा रही है तो 1000 रुपये की आपको बाकी के बिल में, मान लो 3000 यूज़ हो रही है, ठीक है, कितनी यूज़ हो रही है, 3000, तो 3000 में से 2000 तो मुफ्त कर ही दी। 1000 रुपये पे क्या करेंगे, 1000 यूनिट का जो भी बिल आएगा इसमें 1000 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल जाएगी, बाकी रुपये क्या करो आप खुद भरो, ठीक है। तो इस तरीके से ये है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। किसके लिए है ये, कृषि क्षेत्र के अनुदान के लिए। आगे देखते हैं। अब है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, अब है घरेलू। तो भाई देखो, आपने क्या एग्रीकल्चर में भी दे दिया, पीएम ने भी दे दिया, सीएम ने भी दे दिया, तो घर वाले ने, घर में जो लोग रहते हैं घरेलू काम करते हैं, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना, मजदूर हो गए, है ना, दिहाड़ी पे जाने वाले मजदूर हो गए, या छोटे वर्कर हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गए, ये वाले जो लोग होते हैं, तो इन लोगों के पास पैसे की या आय की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो इनको भी बनता है कुछ ना कुछ ग्रांट देना। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि भाई 100 यूनिट तक तो हम मुफ्त दे देंगे आपको। 3 केस हैं इसके अंदर, 100 यूनिट है एक, तो इसमें आगे होगा, वैसे नहीं दे रखा क्या आपको,
ठीक है, तो इसको मैं बता दूंगी आपको, अभी मेरे को डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है। वैसे ये कि 100 यूनिट तक तो मुफ्त है, 100 से 200 यूनिट तक अगर है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं चार, एक तो अर्बन सेज है और बिजली टैक्स है, ये सब माफ़ है, और 200 से ज़्यादा है अगर तो कुछ उसमें टैक्स माफ़ है, तो वो मैं आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा क्या है? राजस्थान रिन्यूएबल। देखो अक्षय ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता यानी कि जो खत्म नहीं होती। तो सूरज कभी खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि साइंस कहती है कि हो जाएगा क्योंकि आइस एज आई थी उसके बाद ये होता है, लेकिन अब कहने का मतलब ये खत्म होने का ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने आज है ना सूरज की बिजली, वो सूरज की रोशनी ले ली तो कल सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्षय नहीं होती वो ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा, या फिर कहते हैं रिन्यूएबल, यानी कि नव्यकरणीय, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा की स्थिति क्या है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL, ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करना और ऊर्जा की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्या है? ये एक नोडल एजेंसी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या है? देखो अब देखो, पहले ये बताती हूँ कि ये क्या करती है, गैर ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करती है और उसके लिए एक नोडल एजेंसी है। यानी कि एक तो है आपका नव्यकरणीय मंत्रालय, नवीन एवं नव्यकरणीय मंत्रालय, ये तो है आपका सेंटर के लेवल पे। ठीक है, ये क्या करेगा? पूरे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं या स्कीम्स हैं या जो भी काम है, उन सबको सुपरविजन या सुपरवाइज करने का काम कौन करेगा? नवीन और नव्यकरणीय मंत्रालय। अब क्या करते हैं, कई बार है ना नोडल मिनिस्ट्री बना देते हैं। नोडल का मतलब होता है कि भाई मंत्रालय तो दूसरा है लेकिन काम सारा कौन देखेगा? नोडल मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे ये नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम कर रहा है कौन? RRECL, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। और ये क्या करता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सूरज वाला, पवन वाला हो गया, बायोमास हो गया, इस तरीके के इनसे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के काम करने के लिए नोडल एजेंसी है ये। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन। तो देखो सौर विकिरण 6 से 7 किलोमीटर ये पर डे उपलब्ध है। तो ये मैं बताती हूँ, ये क्या है? ये है भाई कि सौर जो सोलर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने की क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब कि हम क्यों सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमें क्यों लग रहा है कि ये इसको हमें अच्छा प्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारी परिस्थितियां हैं या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट करता है। तो रीज़न क्या क्या है? देखो सबसे पहले मतलब इसकी जो परिस्थितियां हैं वो देखते हैं हम। तो सौर ऊर्जा से सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई 325 दिन क्या होता है? धूप निकलती है, यानी कि समर डे होता है। ठीक है, और हर दिन 6 से 7 घंटे बिजली, वो बिजली क्या, 6 से 7 घंटे सूरज रहता है। देखो ये लिख रहा, 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर और प्रतिदिन, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 660 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर और पर डे। ठीक है, मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर से लिखते हैं। दूसरी चीज़ आप ये लिख सकते हो कि भाई मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट में आता है। कैसा क्लाइमेट है? अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट है ना राजस्थान का, सब ट्रॉपिकल। तो इसमें क्या होता है कि सूरज के सीधे पड़ता है। सूर्य की किरणें कैसे प्राप्त होती है? सीधे किरणें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जोन में मिलता है और ये कंडीशंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बंजर भूमि बहुत ज़्यादा है, यानी कि ड्राई कंडीशंस हैं और बस। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस हो गई कि भाई 325 दिन धूप आती है हमारे यहाँ 365 में से, 6 से लेके 7 किलोवाट पर घंटे मीटर स्क्वायर पर डे बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। राजस्थान उष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? सीधे पड़ती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे बंजर भूमि है, यानी कि जो ड्राई लैंड्स हैं वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे सोलर संयंत्र या सोलर प्रोजेक्ट्स को स्थापित करना क्या है? ईजी है। ठीक है, अगर हम देखें कि सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है या दक्षता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि स्थापित ऊर्जा। एक होती है आपकी क्षमता। तो अभी जो स्थापित है
स्थापित है आपकी 19,459 मेगावाट, और जो क्षमता है वो है आपकी 142 गीगावाट। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो क्षमता और एक स्थापित इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो देखो अगर पढ़ाई की बात की जाए तो आपकी क्षमता है आप पूरे दिन पढ़ सकते हो, ये तो आपकी क्षमता है कि 24 घंटे आप पढ़ सकते हो। 24 में से ऐसे मान लो 6 घंटे सोने के, तो 18 घंटे आप पढ़ सकते हो। लेकिन इंस्टॉल्ड यानी स्थापित, यानी अभी पढ़ कितना रहे हो आप, 2 घंटे दिन के, 5 घंटे, 10 घंटे, इतना ही पढ़ पा रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा, इसकी क्षमता तो है 142, यानी कि हम प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं, 142 गीगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमने कितनी प्रोड्यूस कर रखी है, स्थापित है हमारी 19,459 मेगावाट। ध्यान से देखना, एक मेगावाट है, एक गीगावाट है, तो कैपेसिटी तो आपकी किस में है, गीगावाट में है, और स्थापित यानी कि इंस्टॉल्ड किस में है, आपकी मेगावाट में। ठीक है, और 1 गीगावाट में 100 मेगावाट होते हैं, तो ये तो अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम इससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोचो इतना सा प्रोड्यूस करें तो हमें कितनी हेल्प हो रही है, जब हम पूरा प्रोड्यूस करेंगे या इसका मतलब थोड़ा बहुत भी प्रोड्यूस हमने कर लिया तो बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद देखो सोलर पार्क के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि भड़ला में चल रहा है, फतेहगढ़ में, नौख में, पूगल में, ये यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट चलते हैं सोलर के। तो सबसे पहला है भड़ला, तो भड़ला 4 फेज में चलता है। पहला है 65 मेगावाट का, दूसरा 680, तीसरा 1100 और चौथा है 500। ठीक है, 65, 680, 11,000 और 500, और टोटल क्षमता है इसकी 2245 मेगावाट। कितनी क्षमता है इसकी, 2245 मेगावाट है। और भड़ला है कहाँ पे, ये है आपका जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो ये रहा भड़ला राजस्थान डेजर्ट पार्क, 2245 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस तरीके से ये सोलर प्लेट्स लगा रखी हैं और जिन पे क्या होता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं और ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस। कितनी, 2245 मेगावाट। ठीक है, दूसरा है फलौदी में। फलौदी में 56 वर्ग किलोमीटर में लगा हुआ है, एरिया इतना है, ये छोड़ो। ये ना देखो 4 फेज है, 75, 665, 65, 680, 1000 और अच्छा ये क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, फिर है आपका, तो देखो ये पीएम को सुम याद रखा है, 0.5 से 2 मेगावाट के लिए इतना आवंटन है, स्थापित क्षमता ये रही। तो एक बार अपन उसको देख लेते हैं क्योंकि और भी प्लांट्स हैं। सबसे पहले तो आपका आता है भड़ला, कहाँ पे है ये, जोधपुर में, जिसके 4 फेज है। पहला फेज है 65 का, दूसरा फेज था कितने का, 680 का, तीसरा फेज था कितने का, 1000 का, और चौथा फेज था कितने का, 500। सारे मेगावाट में है। ठीक है, ये तो चला रहा है RSDCL, ये भी चला रहा है RSDCL, ये भी चला रहा है नहीं, ये वाला आपका RSDCL नहीं चला रहा है, ये वाला चला रहा है सूरज कंपनी है कोई और एक वो, और ये चला रहा है अडानी। ठीक है, अडानी ये भी काम करते हैं ना इसके अंदर। ठीक है, अब अच्छा RSDL क्या है, ये है सोलर पार्क कंपनी डेवलपमेंट। ठीक है, सोलर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये है राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है ये। तो ये कंपनी चला रही है और ये अडानी चला रहा है चौथा फेज। टोटल इसका कितना है, टोटल है 2245 मेगावाट। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखें तो फतेहगढ़ वाला जो है वो है 750 मेगावाट का, और इसको चला रहा है सौर ऊर्जा कंपनी, सोलर एनर्जी कंपनी। ठीक है, तीसरा आपका है, ये फतेहगढ़ नहीं है, ये वो है फलौदी, पोखरण। ठीक है, तीसरा है आपका फतेहगढ़, ये है आपका 1500
मेगावाट का और इसको भी अडानी चला रहा है। फिर है आपका नोक, हाँ नोक तो बीकानेर में, नोखा है ये जैसलमेर का। और चौथा है आपको पूगल, ठीक है, पूगल बीकानेर में है, आईजीएनपी में पड़ा होगा ना। ये है 925 मेगावाट का और इसको वही चला रहा है RSDCL, ठीक है। और ये है 1450 का और RSDCL, ठीक है। तो इसको एक हेरा आपका, ठीक है, और एक हेरा, ठीक है। तो ये 4 है। पहला है आपका भरला जोधपुर में, दूसरा है आपका फलौदी पोखरण में, तीसरा है आपका फतेहगढ़ में, चौथा है नौक जैसलमेर में और 5वां है आपका पूगल में। तो पहला वाला जो है भरला 4 फेजेस में काम कर रहा है। पहला फेज 65 मेगावाट का है, दूसरा फेज 680 का है, तीसरा 1000 का है और चौथा किसका है 500 का। तो आप तो याद रखना, देखो सारे RSDCL चला रहे, अडानी वाले अलग से याद कर लेना, या कोई कंपनी है तो वो अलग से, जैसे अडानी हो गया सोलर एनर्जी कंपनी, तो ये इसका चौथा फेज अडानी चल रहा है, बाकी वाले में आप टप्पा मार देना RSDCL, ठीक है। टोटल कितने का 2245 मेगावाट का है। फलौदी वाला 750 का है। टोटल पहले याद करो, देखो 2245 का, 750 का, 1500 का, 925 का और 1450 का। 2245, 750, 1500, 925 और 1450, ठीक है। फिर 2245 के तो 4 कर लेने हैं, उसके बाद किसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। इधर RSDCL चला रहा है, लास्ट वाली स्टेप कौन चला रहा है, वो चला रहा है अडानी, ठीक है। इसको चला रही है सोलर एनर्जी कंपनी, इसको चला रहा है अडानी, इसको RSDCL और इसको भी RSDCL चला रहा है, ठीक है। आपको इसके नाम याद होने चाहिए, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो याद होना चाहिए। तो पहला 2245 का भरला है, दूसरा वाला कौन सा था फलौदी पोखरण, वो कितने का था 750 का, सोलर एनर्जी कंपनी चला रही थी। तीसरा फतेहगढ़ वाला था, ये कितने का था, ये था 1500 मेगावाट का, इसको अडानी चला रहा था। उसके बाद नौखा जैसलमेर, नौक तो बीकानेर में, नौखा जैसलमेर में, ये कौन चला रहा है RSDCL चला रहा है। और उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है पूगल 1450 का, इसको कौन चला रहा है RSDCL चला रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, PM कुसुम वाला भी हो गया। अब आती है पवन ऊर्जा और बायोमास। दो तरीके की एनर्जी और होती है, पवन ऊर्जा और बायोमास। तो पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भाई विंड से बनने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी, पवन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा में क्या है कि संभावित क्षमता तो आपकी है 284 गीगावाट की, 284 गीगावाट की, और स्थापित कितनी है 5209 मेगावाट। ये कितनी ऊंचाई पर 150 मीटर, देखो ऊंचाई से मेजर करते हैं इसको कि कितनी हाइट पर आपने वो प्लांट वो लगा रखेंगे। आपको मैंने पहली एक उसमें देखा होगा ना, पहली स्लाइड में था भी, ये दिखा देती हूँ एक बार, पहली स्लाइड में था ये रहा। तो ये कितनी हाइट पर लगे हुए हैं ना, इससे देखा जाता है विंड एनर्जी को कितनी हाइट पर कितनी क्षमता है। तो वो 150 मीटर की हाइट पर था। ठीक है, तो 150 मीटर की हाइट पर था। अब अपन इसको, इसमें भी डेटा थोड़ा सा मिस है वो देख लेते हैं। तो पवन ऊर्जा की बात करें तो देखो वही मिनिस्ट्री वही चलाएगी, कौन सी मिनिस्ट्री, नवीन व नवीकरणीय मंत्रालय, ये वाली मिनिस्ट्री चलाएगी इसको, ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी थी, अभी देखी थी अपन ने 284 गीगावाट की, और स्थापित यानी इंस्टॉल्ड कितने की है, इंस्टॉल्ड कितने की थी 5209 मेगावाट। ये गीगावाट में देखो, क्षमता गीगावाट में होगी और स्थापना मेगावाट में होगी, ये थोड़ा देख लेना है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से प्लांट्स हैं इसके। प्लांट्स में एक तो है अमर सागर, ये है आपका जैसलमेर, ठीक है। दूसरा है आपका फलौदी, फिर है आपका देवगढ़,
देवगढ़ तो आपको कहाँ पे है, इसमें प्रतापगढ़ में, और फलौदी तो आपको पता ही है, आप फलौदी डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद बड़ा बाग, ये फर्स्ट प्राइवेट है जैसलमेर का, फर्स्ट प्राइवेट यानी निजी, यानी सरकार का नहीं है कुल मिला के, ठीक है। एक है सोडा बांधन, ये भी जैसलमेर का है, ठीक है। एक है आपका आकल वुड फॉसिल पार्क है ना जैसलमेर में, वो वाला आकल, तो ये भी कहाँ पे है, जैसलमेर में है। तो ये इसके प्लांट्स हैं। अमर सागर जैसलमेर में है, फलौदी, एक देवगढ़, एक बड़ा बाग जैसलमेर का फर्स्ट प्राइवेट है, एक है सोडा बांधन जैसलमेर में, एक है आकल वुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, तो वहीं पे आकल है जहाँ पे क्या बनाया गया है, ये विंड एनर्जी का पावर प्लांट बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, एक है ना, राजस्थान सरकार ने सोलर और विंड को मिक्स करके एक हाइब्रिड पॉलिसी दी थी। क्या किया था, इसको मिक्स करके एक हाइब्रिड पॉलिसी दी थी। राजस्थान सौर्य, राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति। तो जो नीति है ये आपकी दी थी 18 दिसंबर 2019। देखो, सोलर पॉलिसी भी तो 18 दिसंबर 2019 की है, विंड पॉलिसी भी 18 दिसंबर 2019 की है, और राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड नीति भी कब की है, 18 दिसंबर 2019 की है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही कुछ याद रखना, फटाफट याद हो जाएगा। ये एक डेट है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस एक डेट पे बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे तो IM शक्ति निधि हो गई, चाहे जनाधार हो गया, चाहे ये पॉलिसीज़ हो गई, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया भाई, हमने देखा पवन ऊर्जा के बारे में, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, नवीकरणीय मंत्रालय। फिर हमने देखा इसके प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो प्लांट है इसके प्लांट्स में कौन कौन आता है, इसके प्लांट में आते हैं, एक तो जैसलमेर से तो अमर सागर, फिर जैसलमेर में बड़ा बाग भी है, सोडा बांधन भी है और आकल भी है। 4 है जैसलमेर के टोटल। कितने हैं जैसलमेर में, 4, ठीक है, जिसमें से एक प्राइवेट है और बाकी के ये रहे, है ना। और फिर हमने देखी वही हाइब्रिड पॉलिसी इसकी कब आई थी। तो ये हो गया आपका विंड एनर्जी का कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बायोमास की। तो बायोमास के बारे में क्या दे रखा है, बायोमास के बारे में यहाँ दे रखा था कि महत्वपूर्ण स्रोत वही सरसों, तूड़ी, विलायती बबूल, और स्थापित क्षमता इतनी है और वर्तमान में इतनी है। तो यानी कि इसकी जो स्थापित है यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जो क्षमता है, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो इसकी कितनी है 128, स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये तो संभावित नहीं है, ये संभावित है, स्थापित है, ये संभावित होगी। आप सिर्फ इसमें स्थापित याद रख लेना भाई कि स्थापित कितनी है इसकी, स्थापित है इसकी 128.45 मेगावाट। ये इतना याद रखना कि भाई इसकी स्थापित क्षमता कितनी है, ठीक है। और किससे निकलती है ये स्रोत है इसके सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, अभी तक 14 संयंत्र लग चुके हैं टोटल, और इसकी जो पॉलिसी है ये आई थी आपकी 29 इसको कहते हैं बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ कि जो बायोमास है, बायोमास की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस किससे होती है। तो पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा देती हूँ, ये आपने शुरू में देखी भी होगी, ये देखो, ठीक है। देखो, ये बायोमास है, ये बायोमास प्रोड्यूस होता है आपके वेस्ट से, जितना भी वेस्ट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, इस तरीके के वेस्ट से, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और रेजिड्यूज, यानी कि जो फसलों के जो भी खरपतवार वगैरह ये चीज़ें बचती हैं वो हो गया।
ठीक है, ये सेवेज हो गया। उसके बाद हो गया आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है ना, फिर होता है एनिमल रेजिड्यूज, फिर होता है इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज, फिर होता है फॉरेस्ट्री क्रॉप एंड रेजिड्यूज। इन सबको मिला के क्या बनता है, बायोमास बनता है। अब इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट है ना, जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। उस चीज़ को यूटिलाइज करके अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो ये बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम बायोमास के लिए पढ़ रहे हैं, तो बायोमास में हमने अभी देखा कि टोटल कितने संयंत्र स्थापित कर चुके हैं, बायोमास के कर चुके हैं ये 14 संयंत्र स्थापित। और बायोमास से रिलेटेड अभी इन्होंने पॉलिसी बनाई है, कब, 23 सितंबर 2023, 23 नहीं शायद 27 है, देख लेते हैं एक बार। तो बायोमास में स्थापित क्षमता कितनी है, 128.45 मेगावाट की है। किस किस से निकलता है ये, सरसों की तूड़ी, विलायती बबूल और इनसे निकलता है ये। और टोटल संयंत्र कितने स्थापित हो चुके हैं, अभी तक 14 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिसी की। तो पॉलिसी की डेट आपको याद रखनी है, ये रिसेंट पॉलिसी है, इससे पहले वाली तो पुरानी हो गई 2019 की। तो ये पूछ सकते हैं कि ये पॉलिसी कब आई थी बायोमास की। पॉलिसी का नाम है बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। वेस्ट से ही तो एनर्जी बना रहे हैं, तो पॉलिसी का नाम क्या हो गया, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। कब आई है ये, 29 सितंबर 2023 को कौन सी पॉलिसी आई है, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई ये पॉलिसी कब आई है, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 29 सितंबर 2023 को। इसके बाद सरकार की कुछ और पॉलिसीज हैं, वो क्या क्या है, वो है देखो अक्षय ऊर्जा नीति। अक्षय ऊर्जा के लिए राजस्थान ने एक पॉलिसी बनाई है 6 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है 29 सितंबर 2023 को, ठीक है। और ये वाली बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी भी कब की है, 29 सितंबर 2023 को। तो ये तीनों पॉलिसी आपको याद होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा की। अक्षय ऊर्जा के 4 टाइप थे, एक तो था सोलर, एक था आपका विंड, एक हमने पढ़ लिया बायोमास, ठीक है। सोलर वाले में हमने इंस्टॉल्ड देखी और कुल क्षमता देखी और स्थापित क्षमता देखी, ऐसे ही पवन वाले में देखी, ऐसे बायोमास में देखी। अब 3 ये जो पॉलिसी है वो अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2023 की है। देखो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ये तो हो गई आपकी 6 अक्टूबर 2023 की। और बाकी की एक तो हाइड्रोजन वाली हो गई और दूसरी बायोमास की हो गई। ये दोनों की डेट सेम ही है, कितनी, 29 सितंबर 2023। तो इनको ना थोड़ा सा बर्थडे वगैरह से कनेक्ट करके याद किया करो तो फटाफट याद हो जाएंगे। क्या है, 29 सितंबर 2023, ठीक है। तो ये करंट में है, याद होनी चाहिए आपको, डेट पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखें तो ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, क्या है ये, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, RREC, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अभी हमने देखा था कि भाई नोडल एजेंसी है एनर्जी के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत दक्ष उपकरणों और बचत तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और उसके 2023 में अधिसूचित किए गए। तो ये आपको याद रखना है कि एक राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता आई है नियम 2023 और उसमें क्या किया गया, अधिसूचित, ठीक है। 2-4 चीजें और होगी इसके बारे में, एक बार मैं बताती हूँ देख के। तो ये यही है राजस्थान भवन संहिता, वह RECVC नियम अधिसूचित किए गए हैं कब, मई 2023 में। ठीक है। एक ऊर्जा संरक्षण दिवस और आता है आपका, एनर्जी कंजर्वेशन डे, 14 दिसंबर को आता है, ठीक है।
तो एनर्जी कंजर्वेशन डे कब आता है? 14 दिसंबर को। और राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता जो है 2023, ये क्या किया गया? नियम अधिसूचित किए गए मई 2023 में। ये इस तरीके से हो गया। तो हमने देखो अक्षय ऊर्जा जो है इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक तो देखा सोलर, ठीक है, फिर हमने देखा विंड, फिर हमने देखा बायोमास। सोलर वाले में हमने देखा था कि भाई प्लांट्स कौन कौन से हैं। प्लांट्स में हमने देखा था भरला, ठीक है, भरला, भरला के बाद फतेहगढ़, फलौदी, नौखा और पूगल, ठीक है ना। और सोलर में ही हमने क्या वो पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, कुसुम योजना। ये सोलर से जुड़ी हुई तो होगी भाई कुसुम योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, निशुल्क मुख्यमंत्री निशुल्क घर योजना, वो बिजली योजना, घरेलू योजना, ये सारी सोलर से रिलेटेड ही थी, है ना। फिर हमने देखा विंड, विंड में भी हमने क्या क्या देखा कि भाई कहाँ कहाँ पे है। तो हमने देखा जैसलमेर में, आकल में, सोडा बांधन में, और क्या बोलते हैं देवगढ़ में, प्रतापगढ़ के, और जैसलमेर का फर्स्ट निजी पावर प्लांट देखा था हमने, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने बायोमास देखा। इसके बाद हमने देखी कि इसकी क्या क्या पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन डे बताओ, तो 14 सितंबर को हो गया। फिर उसके बाद देखा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है, अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऊर्जा जो हाइड्रोजन पॉलिसी है और बायोमास पॉलिसी है वो कब की है? 29 सितंबर 2023। फिर एक 6 अक्टूबर 2023 को भी था ना, वो क्या था? 6 अक्टूबर 2023 को था अक्षय ऊर्जा नीति, ठीक है। और बायोमास एनर्जी का नाम क्या था? बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अक्षय ऊर्जा को देखा था और बायोमास से रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें हमने देखी। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखो भाई, सड़क आगे आता है। एनर्जी की बात कर ली हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट हमने शुरू में देखे थे। एनर्जी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसमिशन होता है, रोड होता है, रेलवे होता है। तो हम देख लेते हैं कि भाई अब रोड में क्या क्या है। तो रोड डेवलपमेंट में ये है कि रोड नेटवर्क आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर रोड ही नहीं होगी तो बिजनेस कैसे होगा? कोई भी चीज़ या किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचाओगे? नहीं पहुँचा सकते। यानी कि ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है रोड्स के बिना, ना सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता। राजस्थान में रेगिस्तानी भूभाग और भौगोलिक चुनौतियों के कारण सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करना राज्य के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसके कारण? रेगिस्तानी भूभाग के कारण और ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है उसके कारण रोड्स बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि देखो एक एक्सप्रेसवे राजधानी, राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि राजस्थान को भारत की राजधानी एक्सप्रेसवे बनाने के लिए या एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए क्या बनाया गया है? टास्क फोर्स। जो जयपुर से ज्योतिपुर यात्रा समय को 3 घंटे कम करने के लिए नेशनल हाईवे को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना है। रिंग रोड, जोधपुर रिंग रोड और अन्य शहरों में रिंग रोड बनाने का प्रयास किया। जयपुर में भी रिंग रोड है ना। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विकास, 47 राष्ट्रीय और 23 नेशनल हाईवेज। तो 3 चीजें हो गई। एक तो जयपुर से ज्योतिपुर, इसको किस में अपग्रेड कर देंगे? 4 लेन में, ठीक है। दूसरा हो गया रिंग रोड। अभी जोधपुर और जयपुर में भी चल रहा है, ये शायद जयपुर ही होना चाहिए, देख के बताऊंगी मैं इसको कंफर्म आपको। तीसरा है नेशनल एंड स्टेट हाईवे। इस तीनों चीजों के लिए क्या बनाई गई है? टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि क्या बना रहे हैं? एक्सप्रेस राजधानी। एक्सप्रेस कैपिटल के लिए क्या बनाया गया है? टास्क फोर्स बनाया गया है, ठीक है। तो जयपुर से ज्योतिपुर की यात्रा को क्या कर देगा? ये 3 घंटे कम कर देगा। रिंग रोड बनाया जा रहा है और नेशनल और स्टेट हाईवे का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब देखो
इसके अंदर आपके काम की चीज़ ये है कि नीचे देखो सड़क घनत्व 31 मार्च 2023 तक 88.18 किलोमीटर है ना। और जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है 165, यानी कि राजस्थान का जो डेंसिटी है रोड डेंसिटी वो तो है 88.18 और इंडिया की जो रोड डेंसिटी है वो है 165.24। तो जस्ट आधा हो गया ना, 8 दूनी 16 होता है, तो 88.65 तो किसकी है राजस्थान की, और इंडिया की कितनी है 165.24 है रोड डेंसिटी। राजस्थान अगले 5 वर्षों में राजस्थान सड़क विकास और रखरखाव कार्यक्रम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। छोड़ो इसको। हाँ, ये हमारे काम की है कि भाई हाईवे कितने हैं, है ना, स्टेट हाईवे कितने हैं, नेशनल हाईवे कितने हैं, ये चीज़ें हमारे काम की हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो सड़क घनत्व अभी देखा था अपन ने, कितना था 88.18 और इंडिया का कितना है 165.24 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम, देखो एक तो होती है ग्रामीण सड़क, ठीक है, एक होती है अन्य जिला सड़क, एक होता है आपका मुख्य जिला सड़क, एक होता है स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग, और एक होता है नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसकी संख्या तो कितनी है, 10,789 किलोमीटर, इसकी है 17,348 किलोमीटर, ये है 14,000 किलोमीटर मुख्य जिला सड़कें हो गई। फिर ये अन्य है, अन्य वाली है 68,000 और ये वाली है 1,91,000 किलोमीटर। ठीक है, तो आरपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि भाई कौन सी सड़क, मतलब ये सीक्वेंस दे देते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, डेटा नहीं पूछेंगे, अंदर का पूछ लेते हैं कि भाई ए ऑप्शन तो दे दिया आपको ग्रामीण, ये ज़्यादा है, फिर राज्य राजमार्ग हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या करना है, ये डेटा याद नहीं रखना, आपको इस सीक्वेंस में जमा लेना कौन ज़्यादा कौन कम। तो सबसे ज़्यादा तो यही दिख रही है 1,91,000 की, है ना। इससे कम कौन सी है, 68,000 वाली हो गई, फिर कौन सी हो गई 17,000, फिर 14,000, फिर 10,000, यानी कि इसका सीक्वेंस क्या हो गया, इसका सीक्वेंस हो गया ग्रामीण सड़कें, ठीक है, फिर उसके बाद हो गई अन्य जिला सड़कें, ठीक है, फिर उसके बाद हो गई राज्य राजमार्ग, फिर हो गई मुख्य जिला सड़कें, फिर हो गई राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सड़क घनत्व कितना हो गया 88.16, ठीक है, 88.18 वर्ग किलोमीटर, और ये कितना हो गया 165.24 वर्ग किलोमीटर इंडिया का। फिर उसके बाद आपको सीक्वेंस याद करना है, तो पहले ग्रामीण हो गई, फिर अन्य जिला सड़कें, फिर स्टेट हाईवे, फिर मुख्य जिला सड़कें और फिर राष्ट्रीय हाईवे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद हमने अभी एनर्जी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 5 में सड़क हमने अभी शुरू किया ही है, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।